नमस्कार दोस्तों, मैं श्लोक कुमार स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग नियामक ज्यामिति पढ़ेंगे और इस नियामक ज्यामिति का हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इस इंट्रोडक्शन में क्या है दोस्तों कि हमने कक्षा 9th और 10वीं की दोनों को जो होता है इंट्रोडक्शन जो है दोनों को हमने एक साथ देने की कोशिश की है। तो जरा आप समझें, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, यहां जो है नियामक ज्यामिति, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि नियामक ज्यामिति क्या है। नियामक ज्यामिति कहते हैं किसको, है ना। तो नियामक ज्यामिति गणित की वैसी शाखा है, मतलब ये गणित की एक शाखा है। शाखा का मतलब एक डाली है, जैसे पेड़ में बहुत सारी डाली होती है ना, उसी तरह से ये गणित की एक डाली है, एक शाखा है, जिसके अंतर्गत तल के किसी बिंदु को नाम से नहीं, जिसके अंतर्गत कोई तल है ना, कोई प्लेन है, और उस तल के किसी बिंदु तल के किसी बिंदु को नाम से नहीं बल्कि उसकी स्थिति दो वास्तविक संख्याओं के क्रमिक युग्म से दर्शाया जाता है ना। कह रहा है क्या कि ये गणित की शाखा है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं ना, जिसके अंतर्गत कोई बिंदु को यदि हमको दर्शाना हो तो उसका नाम से नहीं दर्शाया जाता है, जबकि दो वास्तविक संख्या का क्रमिक युग्म लेकर उसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ठीक है ना, उसका नाम वहां पर नहीं लिखा जाता कि ये है, वहां पर सिर्फ दो क्रमिक संख्या लेकर रिप्रेजेंट कर देता है और वहां से उसकी स्थिति को पता लगा लिया जाता है। ठीक है, जैसे राम अपने घर से 5 किलोमीटर उत्तर, 5 किलोमीटर उत्तर और 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर है। तो घर से 5 किलोमीटर उत्तर और 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाएंगे और वहां पर जो स्थिति है किसकी है, तो राम की है ना। इस ढंग से हम लोग किसी भी चीज की स्थिति को पता लगा सकते हैं। तो अब निर्देश बिंदु, ये बिंदु के निर्देशांक या नियामक किसे कहते हैं, बिंदु के निर्देशांक या नियामक किसे कहते हैं, आखिरकार क्या है। कहता उन वास्तविक संख्याओं का क्रमिक रूप, उन वास्तविक संख्या मतलब दो को वास्तविक संख्या होगा जिसका क्रमिक रूप देगा, है ना, और क्रमिक रूप जिनके द्वारा हम किसी तल में किसी बिंदु की स्थिति जान पाते हैं। जिसके द्वारा क्या होता है कि कोई तल है, कोई प्लेन है, और उस प्लेन में किसी बिंदु की स्थिति को हम लोग क्या करते हैं, जान पाते हैं, उसे निर्देशांक या नियामक कहते हैं, है ना। अब दोस्तों एक बात और, नियामक ज्यामिति के पिता किसे कहा जाता है। तो नियामक ज्यामिति के पिता जो होता है वो रेने तकाटे को कहा जाता है ना। और इन्हीं के नाम पर निर्देशांक ज्यामिति को कार्तीय ज्यामिति और निर्देशांकों को कार्तीय निर्देशांक भी कहते हैं। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति को कार्तीय ज्यामिति और निर्देशांकों को कार्तीय निर्देशांक भी कहते हैं। चलिए, ये तो चीज क्लियर हो गया। अब हम लोग जानेंगे समकोणीय कार्तीय नियामक। समकोणीय कार्तीय नियामक सबसे पहले देख लेते हैं इसे। समकोणीय कार्तीय नियामक। समकोणीय कार्तीय नियामक
रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, चलिए हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्या किया जाता है ना कि एक तल में दो सरल रेखा खींचा जाता है। जैसे ये मेरा एक तल है, इस तल में हम लोग क्या करेंगे, दो सरल रेखा खींचा। ठीक है, सही से समझिएगा। ये सरल रेखा खींचा, इसका नाम दिया जाता है एक्स ओ एक्स डैश, है ना। जो मतलब कि आपको जमीन है ना, और जमीन के जो समानांतर जाता है ना, उसको एक्स ओ एक्स डैश कहा जाता है। और जमीन पर जो लंबवत रहता है ना, रेखा जो खींच रहे हैं तल पर, उसको बाई ओ बाई डैश कहा जाता है। ठीक है ना। तो यहां से एक्स ओ एक्स डैश को एक्स अक्ष कहा जाता है। इसे बाबू, इसे एक्स अक्ष कहा जाता है। याद रखिएगा कि एक्स अक्ष किसे कहा जाता है, तो एक्स ओ एक्स डैश को कौन सा अक्ष कहा जाता है, तो एक्स अक्ष कहा जाता है ना। अब आगे देखा जाए, बाई ओ बाई डैश को, बाई ओ बाई डैश को बाई अक्ष कहा जाता है ना। एक्स ओ एक्स डैश को एक्स अक्ष कहा जाता है, और बाई ओ बाई डैश को बाई अक्ष कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब एक्स अक्ष हम लोग जान गए और बाई अक्ष जान गए कि क्या है। ये बाई अक्ष हो गया, और ये आपका कौन सा अक्ष हो गया, एक्स अक्ष हो गया। ठीक है, तो एक्स अक्ष और बाई अक्ष के बारे में तो हम लोग को पता चल गया। अब यहां से एक चीज और देखना है कि नियामक कक्ष हम लोग यहां पर किसे कहते हैं। ठीक है, इसी में नियामक कक्ष के बारे में हम लोग जानेंगे कि नियामक कक्ष क्या है। नियामक कक्ष, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सिस ऑफ रेफरेंस। नियामक कक्ष क्या है, या नियामक कक्ष क्या है, किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नियामक कक्ष की यदि बात कहें तो एक्स और वाई दोनों को एक साथ मिलाकर नियामक कक्ष कहलाता है। देखिए यहां पर आप देखिए कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों को जब एक साथ मिला देंगे तो इसी का नाम है नियामक कक्ष। तो नियामक कक्ष कहने का मतलब क्या कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों को क्या करेंगे, हम लोग एक साथ मिला देंगे, और मिलाने के बाद जो प्राप्त होगा उसे ही हम लोग क्या कहते हैं कि नियामक कक्ष कहते हैं। तो यहां से नियामक कक्ष का डिफिनेशन भी आपको समझ में आ गया होगा कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों को एक साथ मिलाकर किसका निर्माण होता है, नियामक अक्ष का निर्माण होता है। अब यहाँ एक बात और देखना है कि ये जो एक्स है ना बाबू, इसको एक्स नियामक एक्स अक्ष को यहां लिख देते हैं, एक्स अक्ष को एक्स नियामक भी कहा जाता है, एक्स नियामक, और वाई अक्ष को आपका वाई नियामक भी कहा जाता है ना। तो आप बताएं एक्स अक्ष को कौन सा नियामक कहा जाता है, तो एक्स नियामक कहा जाता है। वाई अक्ष को कौन सा नियामक कहा जाता है, तो वाई नियामक कहा जाता है। ठीक है, तो इतना बात जरूर याद रखिएगा कि एक्स अक्ष को एक्स नियामक और वाई अक्ष को वाई नियामक कहा जाता है। अब उसके बाद हम लोग नियामक निर्देशांक के बारे में जानते हैं। नियामक निर्देशांक, अब कह रहा है कि नियामक निर्देशांक, नियामक या केवल इसका निर्देशांक बोला जाएगा। नियामक या केवल निर्देशांक दोनों एक ही चीज है। तो कहा गया बाबू कि एक्स और वाई एक साथ लिखा जाता है किसी बिंदु पर, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, नियामक कहते हैं।
x और y को जब हम लोग क्या करेंगे एक साथ बिंदु P मान लेते हैं कि बिंदु P को क्या कहते हैं, लिखना ही नियामक ज्यामिति कहलाता है। सिंपल बात समझिए कि x y को, x अक्ष और y अक्ष को किसी बिंदु पर दर्शाना, x अक्ष और y अक्ष को किसी बिंदु पर दर्शाना, वही क्या कहलाता है, तो वही आपका नियामक या निर्देशांक कहलाता है ना। तो निर्देशांक को लिखने का क्या तरीका है कि x अक्ष, पहले क्या बोला, यदि किसी भी बिंदु का हम लोग को निर्देशांक लिखना है, किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखना है, मान लेते हैं कि मेरा जो है इसको हम लोग कहेंगे बताएंगे, मान लेते हैं मेरा पर एक पॉइंट है यहाँ पर, यहाँ x और y, तो जो पॉइंट है x और y, तो देखिए यहां से यहां की दूरी, यहां से यहां की दूरी किसको बताता है, x को बता रहा है कि y को बता रहा था। देखिए यहां से जब हम लोग इधर जाएंगे तो x तरफ जा रहे हैं ना, तो ये x को बता रहा है, मतलब ई पॉइंट पहले x है, तो यहां से यहां की दूरी x है, और देखिए ऊपर गया ना, तो ऊपर गया तो किस पर जा रहा, y वाला पर जा रहा, तो ये y डिस्टेंस है, तो ये आपका y हो गया, और ये दोनों पॉइंट को जहां पर मिला यही निर्देशांक पॉइंट कहलाता है। ठीक है, इसी को कौन सा पॉइंट कहते हैं, तो निर्देशांक पॉइंट। मतलब किसी भी पॉइंट को देखिए जब हमको लोग रिप्रेजेंट करना है, दर्शाना है, तो पहले किसको लिखा जाता है, x अक्ष को, और बाद में किसको लिखा जाता है, y अक्ष को, और दोनों को किसी बिंदु पर दर्शाना, किसी बिंदु पर दर्शाना क्या कहलाता है, नियामक या निर्देशांक कहलाता है। तो यहां देखिए कि ये जो पॉइंट है इसको कहां पर दर्शाया, P पर दर्शाया है, तो डिस्टेंस क्या है, यदि ये मूल बिंदु जहां पर दोनों कट जाता, दोनों तल x अक्ष और y अक्ष दोनों तल जिस बिंदु पर काटते हैं, है ना, वहां का जो निर्देशांक जो होता है वो 0 0 होता है, और उसे मूल बिंदु कहा जाता है, इसे मूल बिंदु कहा जाता है। और मूल बिंदु का बोल दिया निर्देशांक क्या होता है, तो 0 0 होता है। निर्देशांक में सबसे पहले क्या होता है, x अक्ष होता है, सबसे पहले आपका कौन सा एक अक्ष होता है, तो सबसे पहले आपका x अक्ष होता है, और उसके बाद कौन सा अक्ष होता है, तो y अक्ष होता है ना। तो निर्देशांक लिखने का तरीका क्या समझे आप, कि किसी भी बिंदु का यदि हम लोग को निर्देशांक लिखना है, किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखना है, तो सबसे पहले x अक्ष को लिखेंगे और फिर y अक्ष को लिखेंगे। जब x अक्ष को लिखना है तो क्या बताता है, x अक्ष जो होता है y अक्ष से दूरी को बताता है, x अक्ष y अक्ष से दूरी को बताता है, और y अक्ष जो होता है वो x अक्ष से कितनी दूरी है उसको रिप्रेजेंट करता है, और दोनों जहां पर मिलता है वही पॉइंट आपका क्या कहलाता है, तो वही पॉइंट आपका नियामक या निर्देशांक कहलाता है ना। चलिए अच्छी बात है भाई। तो यदि हम लोग को निर्देशांक जब भी लिखना हो या नियामक लिखना हो, तो हम लोग को क्या लिखते हैं, पहले x अक्ष को लिखते हैं और फिर y अक्ष को लिखते हैं। ठीक है, x अक्ष को लिखते हैं और उसके बाद फिर किस अक्ष को लिखते हैं, तो y अक्ष को लिखते हैं। इसे जैसे मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट है, तो पॉइंट को देखिए ऐसे डिनोट किया गया, तो पॉइंट को लिए मान लेते हैं P कोई पॉइंट है, इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं Pxy, या कभी कभी लोग ऐसे भी डिनोट कर देते हैं P बराबर xy। इसलिए ध्यान दीजिएगा, कहीं पर आपको ऐसे मिला हुआ रहेगा, कहीं पर आपको ऐसे मिला हुआ रहेगा, तो दोनों निर्देशांक है ना, दोनों निर्देशांक है, लेकिन लिखने का तरीका सिर्फ अलग है ना। तो आप इस दोनों तरफ से लिखा हुआ मिलेगा तो निर्देशांक है। निर्देशांक मतलब एक पहले x अक्ष लिखाएगा, उसके बाद y अक्ष। ठीक है, अब मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है आपको हम बता दिया। क्रमिक युग्म किसे कहते हैं, बार बार क्रमिक युग्म का जिक्र हो रहा है। देखिए ये दोनों को एक साथ लिखना, x और y को, x अक्ष और y अक्ष को किसी बिंदु पर एक साथ रिप्रेजेंट करना, वो क्रमिक अक्ष है, वही क्रमिक अक्ष क्रमिक युग्म है ना। उसी को हम लोग क्रमिक युग्म कह रहे हैं, क्रमिक युग्म। तो क्रमिक युग्म में कौन लिखेंगे, पहले x लिखेंगे और बाद में y लिखेंगे, तो उसको हम लोग क्रमिक युग्म कहते हैं। ठीक है ना। ऐसे भी आप लोग ये अल्फाबेट्स पढ़े होंगे, तो पहले x आता है,
फिर y आता है, इसीलिए पहले x को लिखिएगा बाद में y को लिखिएगा। इस ढंग से आप इसको याद रखिएगा कि पहले क्या आता है x, तो पहले x वाला लिखाएगा और फिर y वाला लिखाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हम लोग सबसे पहले इसे इरेज कर दें। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है आपका 0 0, याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास में तो बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। चलिए अभी हम लोग नियामक कक्ष के बारे में जान रहे थे कि नियामक कक्ष क्या होता है। तो जहां पर दोनों कट किया, एक तल है, इस तल में x अक्ष और y अक्ष कट किया, और कट करने के बाद देखिए जब कट किया ना, तो कट करने के बाद क्या कर रहा है, कट करने के बाद क्या कर रहा है कि आपका जो है चार, देखिए सबसे पहले पाद या चरण या चतुर्थांश किसको कहते हैं। तो देखिए x o x डैश, x o x डैश और y o y डैश तल को चार बराबर भागों में बांट देता है ना। यहां पर हम लोग लिख देते हैं पाद या चरण या पाद या चरण या चतुर्थांश, इतना नाम है बाबू इसका, है ना, चतुर्थांश। पाद या चरण या चतुर्थांश इंग्लिश में क्या बोला जाता है, क्वाड्रेंट, है ना, इंग्लिश में क्वाड्रेंट बोला जाता है, चतुर्थांश। तो किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि x अक्ष, तो x अक्ष क्या है, x o x डैश, x अक्ष x o x डैश, y अक्ष इसका नाम क्या लिखे थे हम लोग, y अक्ष, है ना। y अक्ष को क्या कहते हैं, y o y डैश। एक तल को चार बराबर भागों में बांट देते हैं, 1 2 4, 1 2 3 4, चार भागों में बांटते हैं। उन चारों जो भाग है उसको, प्रत्येक भाग को पाद, चरण या चतुर्थांश कहा जाता है ना। x अक्ष y अक्ष किसी तल को क्या करते हैं, चार भागों में बांट देते हैं। तो प्रत्येक भाग को चरण, पाद, चरण, पाद या चतुर्थांश कहते हैं, है ना। अब देखिए चतुर्थांश को सबसे पहले काउंट करने का तरीका कहां से हम लोग काउंट करेंगे, तो यहां से इस तरफ से। पहले आप ध्यान दें कि यहां मान लेते हैं कि ओरिजिन है, ये मूल बिंदु है, अभी तो हम लिखे थे इसको, किसको मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कि 0 है, तो जब 0 से आप इस तरफ जाओगे तो आपका क्या होता है पता होना चाहिए। 0 से आप नंबर सिस्टम पर कोई संख्या को दर्शाए होंगे, तो दाएं तरफ जाइएगा तो पॉजिटिव, और बाएं तरफ आइएगा तो नेगेटिव, ऊपर की ओर जाइएगा तो पॉजिटिव, और नीचे की ओर आइएगा तो नेगेटिव। तो ये तल में देखिए, इस तल जो काटा है इसमें हम लोग जहां पर दोनों एक दूसरे को कट कर दिया है लाइन, x अक्ष, x सरल रेखा, x अक्ष की सरल रेखा और y अक्ष की सरल रेखा, जहां पर दोनों एक दूसरे को कट करता है, काटता है, उसको मूल बिंदु कहा जाता है। और मूल बिंदु का, कोई भी आपसे पूछ दिया मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो 0 और 0 होता है। बार बार हम इस बात को बोल रहे हैं। अब इस मूल बिंदु से यदि आप दाईं ओर जाओगे तो आपका धनात्मक दिशा होगा, और बाईं तरफ जाओगे, x अक्ष पर बोल रहे हैं, x अक्ष पर, है ना, तो ये ऋणात्मक दिशा होगा। समझिएगा ध्यान से, है ना। और यदि आप y अक्ष में ऊपर की ओर जाओगे तो आपका दिशा धनात्मक होगा, लेकिन जब नीचे की ओर आओगे तो दिशा आपका ऋणात्मक होगा। यहां तक में किसी को तो काउंटिंग, यहां तक में किसी को तो दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए सबसे पहले x अक्ष वाले में पॉजिटिव डायरेक्शन से हम लोग चलना प्रारंभ करते हैं, और घड़ी का जो सुई जो होता है ना उसके विपरीत दिशा में चलेंगे तो मेरा जो डायरेक्शन होगा बाबू वो पॉजिटिव होगा।
मतलब धनात्मक होगा, और घड़ी के सुई के साथ चलोगे तो ऋणात्मक होगा। तो आपको अभी उतना नहीं पढ़ना ऋणात्मक के बारे में, सिर्फ ये जानना है कि घड़ी के सुई जिस ओर चल रहा है, देखिएगा घड़ी के सुई ऐसे ऐसे घूमती होगी, है ना, ऐसे ऐसे, और जब ऐसे ऐसे घूम रहा तो उसकी दिशा क्या इस ढंग से घूमेगा, तो उसकी दिशा के हम लोग विपरीत में जाना है, और वो जो विपरीत डायरेक्शन होगा वही आपका धनात्मक दिशा होगा, वही आपका धनात्मक दिशा होगा। ठीक है, तो यहां से देखिए सबसे पहले तो हम लोग एक्स अक्ष से चलना प्रारंभ करेंगे, और एक्स अक्ष से यदि आप इस तरफ जाओगे तो सबसे पहले आपको ये मिलेगा। तो सबसे पहले जब आपको ये मिलेगा तो इसका नाम है प्रथम पाद, या प्रथम चरण, या प्रथम चतुर्थांश। पाद का नाम चरण चतुर्थांश है ना। ठीक, पहले ये मिला तो इसको प्रथम पाद कहें। इसके बाद आपको ये मिलेगा ना, ये वाला तल मिलेगा ना। चलिए, जब ये मिलेगा तो इसका नाम है द्वितीय पाद, है ना, सेकंड क्वाड्रेंट। उसके बाद कहां आइएगा, इसमें आ जाइएगा तो इसका नाम है तृतीय पाद, है ना। उसके बाद फिर यहां पर चला आइएगा तो इसका नाम है चतुर्थ पाद। ठीक है, तो प्रथम पाद समझ में आ गया आपको। पहले घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में जाना है, विपरीत डायरेक्शन में। पहले आपको ये मिलेगा, यहां से चलना, एक्स अक्ष से धनात्मक से चलना स्टार्ट करना है, और यहां से हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो पहले ये मिलेगा, तो इसका नाम है आपका प्रथम पद। और प्रथम पाद को प्रथम पाद में, है ना, यहां पर ये प्रथम पाद हो गया। और प्रथम पाद में यदि आपको निर्देशांक को, साइन को, चिन्ह को लिखना है तब क्या होगा, तो यहां ध्यान दीजिए। निर्देशांक कैसे लिखते हैं अभी हम आपको बताया, नियामक कैसे लिखते हैं अभी आपको हम बताया, निर्देशांक बिंदु कैसे लिखते हैं, कहें कि सबसे पहले एक्स वाला लिखाता है, उसके बाद वाई वाला लिखाता है, बोले है ना। तो यदि इसमें हम निर्देशांक की बात करें तो एक्स और वाई की बात करेंगे, है ना। तो यदि तो निर्देशांक हो गया एक्स और वाई, और इसमें यदि निर्देशांक का चिन्ह क्या होगा, चिन्ह की बात किया जाए, इसमें निर्देशांक का चिन्ह क्या होगा, तो पहले क्या लिखते हैं एक्स, बाद में क्या लिखते हैं बाबू वाई। तो एक्स वाला देखो क्या है पॉजिटिव, एक्स वाला पॉजिटिव, और वाई वाला भी क्या है तो पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट पाद में, फर्स्ट चतुर्थांश में, मतलब प्रथम पाद में एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा, है ना। आप इस ढंग से निकाल सकते हो। यहां आते हैं, यदि आपको द्वितीय पाद की बात किया जाए, तो द्वितीय पाद में बोलेगा कि कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। तो आप सबसे पहले किसको देखोगे, एक्स वाले को, एक्स वाले का डायरेक्शन इस तरफ, पॉजिटिव की नेगेटिव, तो आप कहोगे नेगेटिव। चलिए सर जी आपके अनुसार हमने नेगेटिव लिख दिया, है ना। और वाई अक्ष इधर जा रहा, वाई अक्ष इधर, एक्स वाला इधर, यही ना तल बना है। तो एक्स वाला में ये नेगेटिव और ये आपका पॉजिटिव। इसका मतलब है कि द्वितीय पाद में जो निर्देशांक का जो चिन्ह होगा, एक्स का वैल्यू नेगेटिव और वाई का वैल्यू आपका पॉजिटिव, है ना। एक्स का वैल्यू नेगेटिव और वाई का वैल्यू आपका पॉजिटिव। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आते हैं हम लोग तृतीय पाद में। आप खुद देखो, अब तृतीय पाद में पहले किसको लिखते हो, पहले एक्स वाले को, उसके बाद किसको लिखते हो, वाई वाले को। ये बताओ एक्स वाला कहां है, एक्स वाला क्या है ऋणात्मक, और वाई वाला क्या है ऋणात्मक। इसका मतलब क्या समझे आप कि तृतीय पाद में एक्स और वाई दोनों का वैल्यू क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो कोऑर्डिनेट का निर्देशांक में क्या होगा, माइनस वाला रहेगा और फिर माइनस वाला रहेगा, और जो पहले रहेगा उसको क्या कहते हैं एक्स अक्ष, और जो बाद में रहेगा उसे वाई अक्ष कहते हैं। अब चतुर्थ पाद में आते हैं बाबू। चतुर्थ पाद में देख लेते हैं। तो चतुर्थ पाद में पहले तो हम लोग एक्स लिखेंगे। तो यहां बताइए आप, एक्स का वैल्यू क्या, पॉजिटिव की नेगेटिव, तो एक्स वाला पॉजिटिव, वाई वाला नेगेटिव, तो प्लस और माइनस, है ना, प्लस और माइनस।
चलिए, इस बात को आप याद रखिएगा, एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन इस पर जरूर आता है। आपको हम बता देते हैं कि आप 10th क्लास हो या 9th क्लास हो, ये दोनों के एग्जाम में 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में जरूर आपको मिलेंगे, है ना। इसलिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले इस थ्योरी को आप समझे अच्छे ढंग से, और यदि ये थ्योरी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाता है तो देखिए आपको लेसन इजी से बन जाएगा, ठीक है। लेसन आपको फिर बनाना आसान हो जाएगा। चलिए, अब इस पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल अभी देख लेते हैं। जैसे आपसे कोई पूछ दिया जाए कि आपको यहां दिया गया 7 और 4, बोला गया कि ये किस पाद का निर्देशांक है। क्वेश्चन बोला गया बाबू कि ये किस पाद का निर्देशांक है। यहां जो लिखा गया है ना, ये किस पाद का निर्देशांक है, 7 और 4। तो देखिए 7 और 4 से तो ऐसे पहचान नहीं पाइएगा ना, तो साइन देखिए, उसका साइन क्या क्या है। तो साइन में देखें तो देखिए 7 के आगे कुछ नहीं तो प्लस, और 4 के आगे कुछ नहीं तो प्लस, तो दोनों प्लस, एक्स वाला भी प्लस, वाई वाला भी प्लस। पहले वाले को क्या कहा जाता है, एक्स अक्ष, और इसको वाई अक्ष। तो ये बताइए कि एक्स अक्ष कितना 7, वाई अक्ष कितना 4, एक्स अक्ष 7, वाई अक्ष 4, ठीक है। अब ये कहा कि ये किस पाद का निर्देशांक है, इसका पाद बताओ, तो किस पाद आ जाएगा, दोनों प्लस, देखो दोनों प्लस है, किस पाद में है, तो आपका प्रथम पाद, है ना। इस ढंग से आप क्वेश्चन को बना सकते हो। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है -7 -11। अब बोला कि यहां पर एक्स अक्ष बताओ कितना है बाबू, तो आपको एक्स अक्ष क्या बताना है, एक्स अक्ष बताइए, वाई अक्ष बताइए, है ना। और कह दिया आपको कि चतुर्थांश बताइए, ठीक है, चतुर्थांश बताइए। तो ये बताइए कि आपका एक्स अक्ष कितना है, तो -7 पहले वाला एक्स अक्ष, वाई वाला बाद वाला वाई अक्ष, तो वाई अक्ष कितना है -11। चतुर्थांश क्या है, तो पहला वाला भी माइनस और दूसरा वाला भी माइनस, दोनों माइनस, किस पाद में है, देखिए तृतीय पाद में। तो ये कौन सा पाद हो गया आपका, तृतीय पाद हो गया, या तृतीय चतुर्थांश हो गया, है ना। इस ढंग से आप क्वेश्चन को बना सकते हो, इस ढंग से बाबू आप क्वेश्चन को इजी ढंग से बना सकते हो, ठीक है। चलिए, और भी जैसे हमने एक क्वेश्चन दे दिया -3 और 4, कहा किस पाद का निर्देशांक है, तो पहले माइनस बाद में प्लस, पहले माइनस बाद में प्लस, किस पाद में है, द्वितीय पाद, हो गया आंसर, है ना। अब इसमें बोला x का मान कितना, y अक्ष कितना, तो x अक्ष कितना -3 लिखिएगा, और y अक्ष कितना, तो 4 लिखिएगा, है ना। इस ढंग से आप क्वेश्चन को आसान से बना सकते हैं। आगे हम लोग यहां तक तो हो गया। चलिए, और तो इसमें ज्यादा कुछ आपको अभी समझाना नहीं है फिलहाल। 10th के लिए बात किया जाए तो 10th और किसके लिए, 9th के लिए, ठीक। अब कुछ नोट पॉइंट हमने लिखा है, उसे लिख लिया जाए, और उसे लिखने के बाद सबसे पहले एक चीज और जान ले हम लोग कि कार्तीय तल किसे कहते हैं। तो वह तल जिसमें दोनों अक्ष और चारों चतुर्थांश सम्मिलित होते हैं, वह तल, ये कार्तिकीय क्या है, तल है। वह तल जिसमें दोनों अक्ष मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष और चारों चतुर्थांश शामिल होते हैं, उसे कार्तिकीय तल कहा जाता है। क्वेश्चन देखो बाबू, डिफिनेशन आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। कार्तिकीय तल क्या है, तो वह तल जिसमें दोनों अक्ष मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों शामिल हो, और उसके साथ साथ चारों क्या हो, पाद शामिल हो, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे ही हम लोग कार्तिकीय तल कहते हैं। चलिए, मूल बिंदु के बारे में आपको बता दिया है, कुछ नोट पॉइंट है उसे हम देख लें।
बाकी यदि किन्हीं को समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में लिखें, यदि समझ में आ गया होगा तो भी कमेंट करें कि सर समझ में आ गया अच्छे ढंग से। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर देते हैं। नोट में है बाबू, नोट नंबर पहला लिख देते हैं, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर प्रत्येक, एक्स अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का, एक्स अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का क्या, प्रत्येक बिंदु का वाई निर्देशांक, वाई निर्देशांक शून्य, शून्य होता है। दूसरा, वाई अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का, प्रत्येक बिंदु का एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक शून्य होता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, तीसरा है, यदि किसी बिंदु की कोटि, यदि किसी बिंदु की कोटि कोटि शून्य हो तो, शून्य हो तो वह बिंदु, वह बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित, एक्स अक्ष पर स्थित होता है। चौथा, एक लास्ट है, उल्टा कर दीजिए, यदि किसी बिंदु का कोटि, काटी लिखा गया है, यदि किसी, यदि किसी बिंदु की भुज शून्य हो, शून्य हो तो वह बिंदु, वह बिंदु वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर स्थित होता है ना, वाई अक्ष पर स्थित होता है। अब देखिए यहां पर दो चीज की बात किया जा रहा है, एक तो भुज किया जा रहा है बात, और एक किया जा रहा है कोटि। तो भुज और कोटि हम लोग किसे कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप ध्यान लें, ध्यान दें कि भुज क्या है। देखिए बाबू, जो एक्स अक्ष है ना, एक्स अक्ष, उसी को भुज कहा गया, और जो वाई अक्ष है ना, उसका दूसरा नाम है कोटि। तो पहले भुज और बाद में कोटि। तो भुज कौन? तो एक्स अक्ष, और कोटि कौन? तो वाई अक्ष। जैसे भी किसी भी चीज का हम लोग को यदि निर्देशांक लिखना हो तो पहले एक्स लिखते हैं और बाद में क्या लिखते हैं? वाई लिखते हैं, है ना। तो जब एक्स लिखते हैं तो एक्स अक्ष उसको बोलते हैं। तो जो एक्स अक्ष है ना, उसी को हम लोग एक और नाम देते हैं, भुज। और जो वाई अक्ष है ना, उसको कोटि। मतलब सिंपल बात आप समझ लीजिए कि एक्स अक्ष को भुज कहा जाता है और वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है ना। एक्स अक्ष को भुज कहा जाता है और वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है, ठीक है। अब पहले समझे आप, एक्स अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का वाई निर्देशांक शून्य होता है। जगह है, देख लेते हैं यहां पर। देखिए ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। देखिए कह रहा कि एक्स अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का वाई निर्देशांक शून्य होता है।
एक्स अक्ष पर, जैसे यहां पर या यहां पर और यहां पर कोई वैल्यू लीजिएगा ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक्स का वैल्यू होगा, वाई का मान नहीं होगा। जैसे इस पॉइंट पर किसी को दर्शाना है, मान लीजिए यहां से यहां की दूरी मेरा ए है और यहां पर इसको रिप्रेजेंट करना है, तो एक्स का ही वैल्यू दे रहे हैं, बाकी वाई का वैल्यू जीरो, वाई का वैल्यू जीरो। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि एक्स अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का वाई निर्देशांक शून्य होता है। कहीं पर भी चल जाओ, कहीं पर भी चल जाइए, वाई अक्ष से जो दूरी होता है, वाई अक्ष से जो दूरी होता है वो क्या कहलाता है, पीछे बताया था ना, वाई अक्ष से जो दूरी होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एक्स कहलाता है, और एक्स अक्ष से जो दूरी होता है उसको क्या कहते हैं, तो वाई अक्ष का कोऑर्डिनेट कहते हैं, है ना। तो देखिए वाई का यदि निर्देशांक लिखना हो तो एक्स अक्ष से दूरी को देखेंगे, और एक्स का निर्देशांक लिखना हो तो वाई से दूरी देखेंगे। तो वाई से तो दूरी हमको दिख रहा है कि इधर गया, लेकिन एक्स से दूरी है, एक्स से पर है, तो जिस पर कटेगा, इतना बात भी ध्यान देना कि जहां पर मतलब एक्स अक्ष पर कट रहा है ना, तो एक्स का मान होगा, वाई का मान जीरो होगा, और यदि वाई अक्ष पर कट रहा है ना, तो वाई का मान होगा और एक्स का मान जीरो होगा। तो यहां देखिए बोला गया क्या कि एक्स अक्ष पर, इसका मतलब एक्स अक्ष से गुजर रहा होगा कोई पॉइंट, या एक्स अक्ष पर होगा, तो जब एक्स अक्ष की बात कहेगा तो एक्स का वैल्यू होगा, तो एक्स का तो मान दे रहेगा, और वाई का नियामक या निर्देशांक आपका शून्य होगा, है ना। तो ये बात कहा गया था कि एक्स अक्ष पर यदि आप इस तरह भी लीजिएगा तो मान लेते इधर माइनस ए और जीरो आएगा, तो एक्स का तो वैल्यू होगा ना, वाई का मान क्या होगा, तो जीरो होगा, तो वही ना बोला गया, है ना। अब इसी तरह से वाई अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का एक्स निर्देशांक जीरो होता है। यदि हम वाई बिंदु पर किसी भी बिंदु को लेना चाहते हैं, वाई अक्ष पर यहां पर लेना चाहते हैं, तो वाई अक्ष पर लेना चाहते हैं तो वाई अक्ष पर कहेगा तो वाई का मान आपका होगा और एक्स का मान जीरो होगा। तो वाई का मान मतलब क्या, एक्स से डिस्टेंस, एक्स से दूरी, एक्स से दूरी, है ना, लेकिन वाई से कोई दूरी नहीं, है ना। वाई का कोऑर्डिनेट लिखना है, निर्देशांक लिखना है तो एक्स से दूरी, है ना, और यदि एक्स का निर्देशांक लिखना है तो वाई से दूरी। तो यहां देखिए कि यहां पर कोई पॉइंट मान लेते हैं, यहां बी है जो यहां पर कट कर रहा है, तो इसका निर्देशांक लिखना है तो क्या लिखेंगे, क्योंकि वाई पर कट रहा है ना, तो वाई का तो मान होगा, तो जिस पर कटेगा उसका मान होगा, तो वाई का मान यहां क्या होगा, बी होगा। वाई का तो पहले एक्स लिखते हैं, तो एक्स का वैल्यू जीरो और वाई का वैल्यू बी। इस ढंग से हो गया आपका। उसी तरह से किसी बिंदु की कोटि शून्य हो, किसी बिंदु की कोटि, अभी हम आपको बताया कि कोटि किसे कहते हैं, कोटि किसे कहते हैं, कोटि एक्स अक्ष को कहा जाता है, और भुज किसे का, सॉरी, भुज एक्स अक्ष को कहा जाता है, कोटि वाई अक्ष को कहा जाता है। भुज कोटि, तो भुज एक्स अक्ष को कहा जाता है, कोटि वाई अक्ष को कहा जाता है, ठीक है ना। तो जब भुज आपको एक्स अक्ष को कहा गया और कोटि वाई अक्ष को कहा गया, तो जरा यहां ध्यान दे बाबू आप, यदि किसी बिंदु की कोटि, कोटि मतलब क्या, कोटि मतलब भुज, सॉरी कोटि मतलब एक्स की वाई, एक्स अक्ष की वाई अक्ष, तो कोटि का मतलब क्या, वाई अक्ष। तो कोटि शून्य हो मतलब वाई शून्य हो, तो जब वाई आपका शून्य हो तो वह बिंदु किस पर होगा, तो हम तो अभी बताइए, पहली चीज तो है, खाली लिखने का तरीका अलग है, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा तो ऐसे ही लड़के क्वेश्चन पूछ देता है, कारण से आपको हम लिख दिए कि यदि किसी बिंदु की कोटि शून्य हो, कोटि मतलब क्या, वाई का वैल्यू शून्य हो तो एक्स का मान होगा, तो भुज का मान होगा तो एक्स अक्ष पर स्थित होगा। और यदि किसी बिंदु के भुज, भुज मतलब क्या, एक्स का मान शून्य हो तो वह बिंदु किस पर होगा, वाई अक्ष पर होगा। सिंपल बात ऐसे समझे कि जब एक्स का मान शून्य तो वह वाई अक्ष पर स्थित है, और जब वाई का मान शून्य तो वो एक्स अक्ष पर स्थित है, ठीक है। चलिए यहां तक तो हम लोग देख लिए। अब मूल बिंदु किसे कहते हैं, तो लिख दीजिएगा, जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष का जो कटान बिंदु होता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष का जो कटान बिंदु होता है उसे ही मूल बिंदु कहा जाता है, ठीक है। चलिए इसे इरेज करते हैं।
फिर से एक बार जरा समझ लिया जाए अच्छे ढंग से, है ना, क्योंकि 9th क्लास को भी इसी से बनाना है, x डैश बाई डैश। यदि आपके पास एक पॉइंट दिया गया है 3 और 4 और बोला कि ये किस पाद में है, तो आप किस पाद में बताओगे? 3 और 4 दोनों प्लस, हम बोले थे दोनों प्लस किस पाद में होता है? इसका नाम है प्रथम पाद, है ना। इसका नाम क्या है? द्वितीय पाद। और इसमें क्या होता है? इस तरफ जाओगे माइनस, ऊपर जाओगे प्लस, है ना, नीचे आओगे माइनस और इस तरफ जाओगे तो प्लस। ठीक है, तो इस क्वाड्रेंट में क्या होगा? पहले माइनस बाद में प्लस। इस क्वाड्रेंट में क्या होगा? इसको क्या नाम है? तृतीय पाद। तृतीय पाद में क्या होगा? तो x माइनस बाई माइनस। इसका नाम क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं चतुर्थ पाद। चतुर्थ पाद में क्या? x प्लस और बाई माइनस। ठीक है, जरा ये बात ध्यान दिया जाए कि आपका जो है प्रथम पाद में, प्रथम पाद की यदि बात किया जाए प्रथम पाद की, तो कहा गया कि 3 और 4 किस पाद में आता है? तो देखिए x का वैल्यू कितना? 3, y का वैल्यू कितना? 4, और x का एक और नाम है, क्या बोले थे अभी? भुज। और इसको क्या बोले थे? कोटि। तो एक में से क्वेश्चन घुमा के पूछ देता कि ये बताओ कि इसमें भुज कितना है, तो बोलिएगा 3। कोटि कितना है, तो बोलिएगा 4। एक्स अक्ष का वैल्यू क्या है? आपको पता है 3। वाई अक्ष का वैल्यू क्या है? तो 4। देखिए क्वेश्चन कितना बन रहा ऑब्जेक्टिव के लिए, है ना। अब बोल दिया कि 3, 4 किस पाद में आता है? तो प्रथम पाद में। अब इसको प्रथम पाद में आपको रिप्रेजेंट करना है, तो मान लेते हैं कि यहां पर हम लोग लिए हैं 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, है ना, और यहां कर देते हैं 1 2 3 4। देखिए जरा आप समझिए, इसको जब आपको रिप्रेजेंट करना है किस तल में आ रहा है, तो ये तो प्रथम पाद में आ रहा है, चलिए ठीक है, किसी प्रथम पाद में आया, तो भुज का वैल्यू क्या है? 3, तो यहां से गिनिए 3, 1 2 3, यहां पर में आया, यहां पर आया। ठीक है, और कोटि का वैल्यू क्या है? 4, तो कोटि ला बाय ला कोटि होता है। इसको एक्स अक्ष या तो कोटि कहते हैं, पता है ना आपको, बाय अक्ष या कोटि, और इसको भुज कहा जाता है, या इसको एक्स अक्ष भी कहा जाता है ना। चलिए, तो यहां से देखिए कि x का मान 3 और y का मान 4, तो x का मान 3 कैसे आया? y अक्ष से दूरी आया ना। देखिए ना, ये y अक्ष है और y अक्ष से दूरी x का मान, समझ रहे हैं बात को। और x अक्ष का मान लिख दिया, y अक्ष का मान क्या है? देखिए x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी, है ना। अब देखिए x अक्ष से दूरी ऐसे, तो यहां से देखिए 3 बोला ना, तो इसको 3 के सामने जाना है, 3 के सामने, और इधर से 4 के सामने जाइए, और जहां पर दोनों कटा ना वहीं पर वैल्यू दे दीजिए P 3 4। इस ढंग से आप संख्या को किसी तल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास और भी क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं, एक क्वेश्चन को और देख लेते हैं। जैसे मेरे पास 7 है और -3 है। पहले इसको आप पाद बताइए किस पाद का है, किस पाद का है? प्रथम है, द्वितीय, तृतीय, तो दोनों माइनस में है तो तृतीय, दोनों माइनस में तो तृतीय पाद, है ना। एक्स अक्ष का वैल्यू बताइए कितना है? तो -7। वाई अक्ष का वैल्यू बताइए तो कितना है? -3। भुज का वैल्यू बताइए तो कितना है? कोटि का वैल्यू बताइए तो कितना है? तब भुज बोले तो किसका? भुज बोले तो x का मान, यही भुज होता है ना, और ये क्या होता है आपका? कोटि होता है। ठीक है, अब इसको आपको रिप्रेजेंट करना है, तो कितना दिया गया है? नहीं तो यहां पर -4 रख देते हैं, बड़ा बन जाएगा ना, जगह नहीं लिखे हैं। ठीक है, चलिए, तो -4, x का वैल्यू -4, यहां से लेते हैं -1 -2 -3 -4, y का वैल्यू 3 -1 -2 -3 -4। अच्छा ये बताइए, आप माइनस क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इस तरफ जाएंगे तो माइनस, इधर जाएंगे तो माइनस, तो माइनस वाला जब भी रहेगा तो देखिए इसमें बनेगा, है ना।
तो यहां से देख लेते हैं कि हमको रिप्रेजेंट करना -3 और 4, तो ये तो -4 और 3, तो पहले तो x का वैल्यू -4, तो -4 के सामने जाएंगे। -4 क्या है, देखिए बाई अक्ष से दूरी है, बाई अक्ष से दूरी जो होता है x अक्ष कहलाता है, और x अक्ष से दूरी जो होता है बाई अक्ष कहलाता है, मतलब बाई नियामक कहलाता है ना, और x नियामक कहलाता है। ये हो गया 4 सामने गया, इधर से क्या बोला है -3, दोनों सामने गया, दोनों जहां पर कट किया इसका वैल्यू भी हम लोग q मान लेते हैं, तो ये आपका q जो कि रिप्रेजेंट हो गया, तो सबसे पहले -4 और बाद में -3। इस ढंग से आप लोग इसे बना सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र। ये x हो गया, ये y हो गया, यहां मूल बिंदु हो गया। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 और 0। मान लेते हैं कि प्रथम पाद में मेरा एक पॉइंट यहां पर दिया गया है P, जिसका वैल्यू है x y, है ना। तो P तो पहले दिया है x, मतलब यहां से क्या करेंगे, ओरिजिन से जाएंगे x पर, तो बाई अक्ष से जो दूरी होता है वो x अक्ष कहलाता है। तो x का वैल्यू कितना दिया गया थी, x, तो यहां पर मान लेते हैं कि मेरा यहां से यहां की दूरी x है ना, और यहाँ y दिया गया, मान लेते हैं यहाँ पर जो पॉइंट है वो y है। y क्या होता है, x अक्ष से दूरी, और दोनों जहां पर कट किया है, तो मान लेते हैं कि मेरा पॉइंट दोनों यहां पर कट किया है। अब इसको कहता है कि मूल बिंदु से आपको दूरी निकालना है, मूल बिंदु से दूरी, कि मूल बिंदु से दूरी सूत्र, मूल बिंदु से दूरी सूत्र, मूल बिंदु से आपको दूरी निकालना है। तो यहां देखिए कि ये तो मूल बिंदु है 0 0, और ये आपका pxy है, और यहां ध्यान दें जब ये y, तो y के सामने गया था, तो ये y देगा सामने भी, ये भी तो y, और ये x है तो ये भी तो x, और आपको निकालना मूल बिंदु ये, और यहाँ P है पॉइंट, इसके बीच की दूरी, ये दूरी, और ये तो 90 डिग्री पर कट करता है, याद रखिएगा, है ना। तो जब 90 डिग्री पर कट करता है तो ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल में है, OP यहाँ मान लेते हैं Q है, तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज में है। तो 90 के सामने वाला क्या कहलाता है, आप लोग पढ़े हैं कि 90 के सामने वाला कर्ण कहलाता है। तो लंब किसी को मान ले, आधार किसी को मान ले, तो कर्ण का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर होता है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे ना कि कर्ण स्क्वायर बराबर, तो कर्ण के वैल्यू क्या लिख दें, क्या कर्ण स्क्वायर बराबर आपका क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। तो यहां से कर्ण का मान निकालिएगा तो अंडर रूट क्या आ जाएगा आपके पास, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। तो कर्ण का मान कितना, ओपी माने हैं, है ना। लंब का वैल्यू कितना है, लंब देखिए मान लेते हैं लंब ये है, यहां से यहां की दूरी, तो आपका पी क्यू का स्क्वायर और प्लस में ओ क्यू का स्क्वायर, आधार ओ क्यू, है ना। और पी क्यू का मान क्या है, देखिए पी क्यू का मान क्या है आपका, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इरेज करके लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको सिंपल तरीका है, यदि आपको से एक क्वेश्चन हम देते हैं, उसको बोला कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें, है ना, तो आप मूल बिंदु से दूरी, ये फॉर्मूला हम लिख दिए हैं। आपको बोला कि 3 और 4 है और इसका मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। मूल बिंदु से इसकी दूरी क्या होगा, मान लो ये पॉइंट P है, आपको मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है, तो मूल बिंदु O ओरिजिन और P पॉइंट, जहां से ओरिजिन से P के बीच की दूरी। तो मूल बिंदु से यदि हम लोग को दूरी पूछेगा निकालने के लिए, तो OP का मान निकालना है, तो क्या कहा कि रूट ओवर करो और ये बताएं कि पहले ये x और ये y, तो x वाला का स्क्वायर करो, फिर बीच में प्लस का साइन, और फिर y वाले का स्क्वायर करके दोनों को जोड़ दीजिए, है ना। फिर से एक बार समझिए, यदि आपको P3 4 को बोला गया मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए,
मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए तो आपको क्या करना, पहले x वाले का स्क्वायर करना है, फिर y कोऑर्डिनेट का, y नियामक का, निर्देशांक का ये स्क्वायर करना है और दोनों को जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा स्क्वायर वर्गमूल निकाल के वो आंसर हो जाएगा। 3 3 9 4 4 16 और 16 में 9 जोड़िएगा तो 25 और 25 का स्क्वायर रूट आपका हो गया 5, है ना। 5 इकाई आपका आंसर आ गया। इस ढंग से आप लोग क्या कर सकते हैं, इकाई मतलब यूनिट यहां कुछ दिया हुआ नहीं ना था इसलिए इकाई लिखते हैं, है ना। इस ढंग से हम किसी भी बिंदु का मूल बिंदु से दूरी निकाल सकते हैं। जैसे आप लोग हमें क्वेश्चन दे रहे हैं कि आपको क्वेश्चन रहेगा 5 रहेगा और 12 रहेगा, इसका मूल बिंदु से दूरी निकालिए। तो क्या कीजिएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, है ना। बस उसका आप स्क्वायर रूट फाइंड कर लें और वही आंसर आ जाएगा। तो मूल बिंदु से दूरी निकालना आसान है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, एक बिंदु के लिए तो सीख लिए, अब कहेगा कि दो बिंदु के लिए दूरी सूत्र आपको फाइंड करना है। दो बिंदु के लिए दूरी सूत्र क्या है ना। दो बिंदु के लिए तो दो बिंदु के लिए दूरी सूत्र की बात करते हैं। दो बिंदु के लिए दूरी सूत्र, दो बिंदु है उसके लिए हम लोग दूरी कैसे निकालेंगे। देखिए हम उतना थ्योरी पूरा नहीं बता रहे हैं, सिर्फ समझा दे रहे हैं निकालने के लिए कैसे निकालिएगा। मान लेते हैं मेरे पास एक कोऑर्डिनेट है, एक पॉइंट है जिसका वैल्यू है x1 और y1 और ये दिया गया है x2 और y2। तो दो गो बिंदु है और दो बिंदु के लिए दूरी निकालना है। दो बिंदु है और इसके लिए दूरी निकालना है, आपको दूरी फाइंड करना है, दूरी निकालना है AB, है ना। दो बिंदु है उसके लिए दूरी निकालना है AB। तो A और B ध्यान दीजिए, पहले A बाद में B, बाद में कौन बोला, B, पहले कौन बोला A B। देखिए लास्ट में जो आ रहा है ना B ना आया, तो B के x कोऑर्डिनेट में से B के x कोऑर्डिनेट में से A के x कोऑर्डिनेट को आप घटाएं और घटाने के बाद उसका स्क्वायर करें रूट ओवर में करके। तो क्या कीजिएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, फिर अभी वही बात, पहले x वाला लिया b वाला के, फिर देखिए कैसे हमने किया, फिर से आप समझें, a b तब b आया ना, तब b के पहला पॉइंट x1 में से a के पहला पॉइंट x2 को घटाया और उसका स्क्वायर किया, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो हो गया, उसके बाद बचे दूसरा पॉइंट y में है, तो b के पहला दूसरा पॉइंट y2 और a के पहला पॉइंट y1, दोनों को घटा के वर्ग कर दिया। यही आपका ये दूरी सूत्र हो गया, यही आपका दूरी सूत्र हो गया। दो बिंदु के लिए दूरी कैसे निकाला जाता है, बहुत आसान है सर जी, आपको याद हो जाएगा। जैसे हमने यहां पर एक पॉइंट ले लिया है, इस पॉइंट को हम लोग दे देते हैं यहीं पर। मेरे पास एक पॉइंट है जो कि है आपका 15 है और यहां आपका 7 है, ठीक है। 15 है और 7 है और जो बी पॉइंट है, यहां जो बी पॉइंट है वो आपका कितना दिया गया है, तो यहां से 3 दिया गया और 2 दिया गया और बोला गया क्या कि आपको A से B के बीच की दूरी निकालें। देखिए A से B के बीच की दूरी निकालना है, A से B के बीच की दूरी निकालना है, तो A से B के बीच की दूरी आपको AB निकालना है। AB बोला निकालने के लिए तो अंडर रूट कर दीजिए पहले आप, और B बोला ना लास्ट में, तो B के पहला पॉइंट मतलब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, B वाला को बोलेंगे x2 by2 और इसको x1 by1, है ना। तो क्या करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और by2 माइनस by1 का होल स्क्वायर। तो आप x2 का मान देखोगे तो कितना है 3 और माइनस में क्या है आपका 15,
का होल स्क्वायर प्लस यहाँ आइए बाई 2 का मान कितना है आपका 2 माइनस 7 का होल स्क्वायर। यदि आप इसे घटाइएगा तो -12 का होल स्क्वायर -5 का होल स्क्वायर। -12 का यदि आप स्क्वायर करते हो तो 144 होता, माइनस का स्क्वायर प्लस 5 5 25 169 कितना आया 13 यूनिट या इकाई आंसर आ गया आपका, है ना। इस ढंग से बाबू आप मूल बिंदु ये दो बिंदु के लिए दूरी आराम से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बस मात्र एक चीज और देख लेते हैं। एक चीज है आपका परिकेंद्र। परिकेंद्र किसे कहते हैं? परिकेंद्र, बस इसके बाद हो जाएगा कहानी इसका ये द एंड। इरेज कर देते हैं इसको। परिकेंद्र, परिकेंद्र सरकम सेंटर। परिकेंद्र किसे कहते हैं? बहुत आसान चीज है। जिसे मान लेते हैं आपके पास एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम आपने क्या दिया है? ए बी और सी। ठीक है, बात को समझिएगा। ये एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज का आपने क्या नाम दिया? ए बी और सी। और इस त्रिभुज के ए बी सी से इस त्रिभुज के अंदर एक ऐसा केंद्र है जहां से इस ए त्रिभुज से होकर मान लेते हैं कि शीर्ष बिंदु ए बी सी से होकर तीनों से होते हुए एक वृत्त खींचिए और इस वृत्त का जो केंद्र होगा इसी केंद्र को, तो इसको हम मान लेते हैं पी, तो इसी केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? परिकेंद्र कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए, परिकेंद्र क्या है? तो क्या है कि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों को होते हुए एक वृत्त खींचेंगे और उस वृत्त का जो केंद्र होगा उस केंद्र को हम लोग परिकेंद्र कहते हैं। और इस परिकेंद्र से यदि हम इसको मिलाएंगे तो यहां से दूरी, यहां से दूरी और यहां से दूरी सब आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो ये बन गया त्रिज्या, इसको त्रिज्या कहते हैं। तो ये त्रिज्या ना, इसको परित्रिज्याएं कहते हैं, परित्रिज्याएं कहते हैं। परिकेंद्र, परित्रिज्याएं। ठीक है, और इसको निकालना आपको आसान हो जाएगा। यदि इस केंद्र की बात कहेगा निकालने के लिए तो देखिए यहां से क्या होगा आपका? एपी, बीपी और पीसी तीनों का वैल्यू आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। क्योंकि जब आप इसे शेयर करोगे तो आपके दोस्त भी इसके बारे में जानेंगे, समझेंगे। ठीक है।